नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक गोयल दूरदर्शन चंडीगढ़ के कार्यक्रम साहित्य सृजन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं साहित्यकारों से, कहानीकारों से, कथाकारों से और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक लेखक आखिर लेखक बनता कैसे है, एक कथाकार कहानी कैसे लिखता है, मन के भावों को कलम से किस प्रकार से कागज पर उकेरता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं डॉक्टर बलराज स्नेही। डॉक्टर बलराज स्नेही ने एमए किया है, एमफिल किया है। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब ने आकाश के चेहरे पर एक काव्य संग्रह लिखा है जिसमें प्रकृति और दार्शनिकता की बात की गई है। इसी प्रकार से आओ बच्चों खेलें खेल बाल काव्य संग्रह इन्होंने लिखा है। जीवन के रंग एक कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है और एक पुस्तक इनकी अभी अजनबी रिश्ते लघु कथा का जो संग्रह है वो बाजार में आने वाला है। इसके साथ साथ बलराज जी ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनमें से 3 कहानियाँ राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत की गई हैं। त्याग, मैं अकेला, अमूल्य वस्तु। इसके साथ साथ हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने कॉमिक्स लिखी है, गोपू बना निपुण, कि बच्चे किस प्रकार से निपुणता को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं बलराज स्नेही जी का हम सभी के बीच पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि डॉक्टर बलराज स्नेही, डॉक्टर बलराज भी हो सकते थे, आखिर ये स्नेही ये उपनाम आपने पीछे क्यों लगाया है, इसके पीछे क्या प्रेरणा है? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये जहाँ भी मैं जाता हूँ हर जगह ये प्रश्न मुझसे करते ही है सभी। कारण क्योंकि ये एक शब्द ही ऐसा है। जब मैं एमफिल कर रहा था जी, उस दौरान मैंने प्रकृति और दार्शनिकता पर काफ़ी काम किया जी, और मैं प्रकृति से बहुत लगाव करता हूँ। प्रकृति में मनुष्य भी आ जाते हैं जी। और जब मैं प्रकृति से लगाव करता हूँ तो मेरे अंदर अपने आप ही ये स्नेह पैदा हो जाता है और वो स्नेह ही मुझे स्नेही बना गया जी। तो मैं जहाँ भी देखता हूँ फूल, पौधे, पत्ते, सागर, नदी, जहाँ भी मैंने देखा तो मेरी ज़्यादातर रचनाएं इसी रूप में मिलेगी जो स्नेह के ज़्यादा प्रकाश डालती है जी। तो इसलिए स्नेह इसी शब्द मैंने वहीं से ले लिया और मैंने अपने सभी साथ उपनाम सहित मान लीजिए जी स्नेही ही लगा दिया। मैं आपकी पुस्तक ये देख रहा हूँ कि आकाश के चेहरे पर जी, इसमें एक कविता आपने लिखी है, कौन है जी। जीवन ही धड़कन है, धड़कन में है सांसें, सांसों को धड़कन में बसाता कौन है जी। सागर में लहरें हैं, लहरों में संगीत, लहरों को गिरकर उठना, लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ाना सिखाता कौन है। फूलों में रंग और पराग, पराग में खुशबू, खुशबू में आकर्षण जमाता कौन है। आखिर ये कौन है, कौन है, कौन है? आप किसके लिए ये बात पूछ रहे हैं कि ये कौन है? ये मैं उस परम सत्ता के लिए कह रहा हूँ जी, क्योंकि वो परमात्मा ही है जो ये सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं हमारे बीच में कर रहा है जी। जो प्रकृति के माध्यम से हमें स्पष्ट नजर आ रही है कि वो कौन शख्स है, वो कौन शक्ति है, पावर है जो हमें ये सारी कार्य करने के लिए जो है स्पष्ट संकेत दे रही है। इसलिए मैंने इस कविता में जो है उस परमात्मा का बखान किया है जी बलराज जी। और इसी प्रकार से आपकी एक कविता है काव्य झरना जी। जब पर पीड़ा और पर सुख की अनुभूति का नीर हृदय की कंदराओं से निकलकर मन की शिला पर पड़ता है तो स्वरों में संगीत का झरना कविता रूप में स्वयं झर पड़ता है, झूम चल पड़ता है। कविता का जन्म ही ऐसे होता है जी। जब हम दूसरे के दर्द को स्वयं महसूस करते हैं, दूसरे के सुख दुख को स्वयं महसूस करते हैं, तो तब कवि के हृदय से अपने आप ही कविता फूट पड़ती है। और साहित्य का मूल भी यही है, साहित्य। सा का मतलब होता है समाज, हित का मतलब होता है भलाई। कि समाज की भलाई के लिए जो भी रचना लिखी जाती है वो साहित्य की श्रेणी में आ जाती है। तो ये जब तक हम दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख और सुख को स्वयं महसूस नहीं करेंगे तब तक हृदय से वो भावना निकल ही नहीं सकती। मस्तिष्क से तो आदमी लिख सकता है, मस्तिष्क से आदमी लिख सकता है, परंतु मस्तिष्क से लिखी गई जो चीज़ है वो लंबे समय तक नहीं चलती। वो जोड़ तोड़ तक चल सकती है लेकिन वो कविता नहीं बन सकती, क्योंकि कविता का जो संगम होता है वो हृदय है। हृदय और मस्तिष्क दोनों का जब मिश्रण होता है तब वो भाव और कला दोनों को जन्म देता है।
इसलिए यहाँ पर जो है मैंने उस कविता को पेश किया गया है जो कविता का जन्म कैसे होता है। तो यह सहृदय के हृदय में, कवि के हृदय में कविता जन्म ही तब लेती है जब उसको दुख दर्द दूसरे का महसूस स्वयं होता है, सुख स्वयं महसूस होता जी है। बलराज जी, बात है महसूस करने की। महसूस तो हम सभी भी करते हैं जी। लेकिन उस महसूस करने को हम किस प्रकार से कागज पर लेकर के आए, मतलब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि शुरुआत कैसे की जा सकती है, कैसे हम अपने भावों को, मनोभावों को महसूस करने को किस प्रकार से कागज पर लेकर के आए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कविता लेखन जो है वो दो रूपों में काम करेगा जी। क्या, एक तो कविता का होता है भाव रूप जी। और एक होता है कला रूप। भाव रूप में हम दूसरों को जो दुख दर्द देखते हैं, जो हमारे भीतर भाव उठते हैं, वो जी। भाव रूप है कविता का। लेकिन एक कविता में सौंदर्य अलग से भी है जो कला रूप है, जिसको हम अलंकार कह सकते हैं, छंद कह सकते हैं, रस कह सकते हैं, जी। गुण कह सकते हैं। वो कविता की गहराई है। जी। तो जब ये दोनों का मिश्रण होता है तब कविता का मूल तत्व हमारे सामने आ जाता है। तो जब तक कविता भाव से नहीं होगी, मैं बार बार यही कहता हूँ, जब तक कविता हृदय से नहीं होगी तब तक वो काव्य बनती ही नहीं। वो कुछ समय तक तो चल सकती है लेकिन वो कविता का रूप सही तरीके से नहीं ले सकती। इसी प्रकार से आपकी दूसरी पुस्तक है आओ बच्चों खेलें खेल। इसमें आपने बच्चों के लिए कविताएं लिखी हैं और एक कविता आप लिखते हैं सच्चा शिक्षक। जी हाँ। गुरुजनों का कहना मानो, ज्ञान की खान उन्हें पहचानो, सीखो पाठ झुको चरणों में, माता पिता सम उनको जानो। जी हाँ। तो आजकल आप गुरु और शिष्य के रिश्ते को कैसे देखते हैं? देखो, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो एक बहुत ही अटूट संबंध है। जी। क्योंकि जो गुरु है वो अपने शिष्य को ऐसे तराशता है जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है और उसमें मूर्ति उसके भीतर होती है। जी। कलाकार ही पहचानता है कि इसके भीतर में कौन सी मूर्ति है, जबकि वो अनगढ़ है। जी। तो ऐसे ही टीचर है, मास्टर है, गुरु है कि वो अपने बच्चे को अनगढ़ रूप में तो देख लेता है लेकिन वो उसके गुण को पहचान करके वो ये तराश लेता है कि इसके भीतर जो है ये मूर्ति तैयार हो सकती है। यानी गुण बच्चे की, जो गुरु है वो बच्चे की हर कला को, हर बात को, हर व्यवहार को वो घर तक भी पहचान लेता है कि वो घर की सारी बातें भी जानता है बच्चे की। तो गुरु एक माता पिता के समान भी है, गुरु एक गाइड के समान भी है। ठीक है। तो इस प्रकार मतलब गुरु अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान उसके भीतर है जी। जी। उससे भी ज़्यादा देने का प्रयास करता है, चाहे वो कहीं और से भी ढूंढ के लाता हो। जी। जब बच्चे की इच्छा होती है, ठीक है, विद्यार्थी की इच्छा होती है या शिष्य की इच्छा होती है, तो गुरु उतना ही उसको देने का, उससे भी ज़्यादा देने का प्रयास करता है। तो मैं इसको पवित्र रिश्ता मानता हूँ, बहुत पवित्र रिश्ता है गुरु शिष्य का रिश्ता। इसी प्रकार से आपकी दूसरी कविता है पेड़ों से रिश्ते। पेड़ मुझे माता सम लगते, पेड़ मुझे लगते हैं भाई, पेड़ों में दादा बसते, पेड़ों में है बहन समाई। जीवन अगर पुनः मिल जाए, पेड़ जन्म में आऊं, घर मेरा तुम गीत सुनोगे, मैं पेड़ों में गाऊं। जी जी जी। तो आप बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पेड़ हैं जी। वो जीवन का आधार है। जी। और जीवन का आधार, जैसे हम कहते हैं, कई पेड़ तो ऐसे हैं कि जो हजारों साल जीते हैं और जब तक वो जीते हैं तब तक वो दान ही करते हैं, क्योंकि जी। पेड़ों से सांसों का गहरा संबंध है। हाँ जी। वैसे तो समुद्र से है, क्योंकि समुद्र से ही हवा चलती है, लेकिन पेड़ों से सांसों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए मैं उस पेड़ को महान दर्जा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं उससे अपने रिश्ते जोड़ रहा हूँ, पेड़ों से मेरे बहुत ज़्यादा रिश्ता मान रहा हूँ कि मेरे बहन भाई, दादा दादी, बच्चे सब पेड़ ही हैं। और मैंने इस अंतिम पंक्ति में यही लिखा है कि यदि मुझे दोबारा से जन्म मिल जाएगा जी जी। तो मैं पेड़ रूप में ही जन्म लूं और पेड़ रूप में जन्म लेकर के मुझे दुनिया ये देखे कि मैं उनमें कैसे गायन कर रहा हूं। क्योंकि मरमराती जो हवा है, पत्ते जब खड़खड़ाते हैं तो पेड़ जो है वो सबको आनंद देते हैं, सबको नव जीवन देते हैं। तो इसलिए मैंने पेड़ों के ऊपर ये चीज़ इसी प्रकार से एक कविता जय जय भारत माता बोलो, उठो जवानों आंखें खोलो, जय जय भारत माता बोलो, सीमा पर उत्पात हो रहा, माँ मस्तक ज्यों अरुण सो रहा, जी। हिम में भी उठ रही ज्वाला, मन से छूटा क्रोध का भाला, वैरी के कर्मों को तोलो, जय जय भारत माता बोलो। जी हाँ, जी हाँ। ये भारत माता के लिए ही मान लो एक देशभक्ति की कविता है। जी जी। क्योंकि बच्चों में आजकल मीडिया प्रवृत्ति ज़्यादा आ गई है, वो जी जी। टीवी को या मोबाइल को देख के ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हाँ जी। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, जो देशभक्ति की भावना है, ये
कुछ समय तो नजर आती है, परंतु बच्चों के छोटे छोटे रूप में मैंने ये छोटे बच्चों के लिए इसलिए दी है, दूसरी तीसरी का बच्चे को, क्योंकि उनको देशभक्ति का जी, पता ही नहीं क्या होता है। संस्कार देने की बात हाँ, है। ये जी, संस्कारों के लिए कि राष्ट्र के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है। जी, जी। ठीक है, इसलिए मैंने देशभक्ति की किताब कविता जो है ना इसमें डाली है, तो ताकि बच्चे इसके ऊपर चर्चा करें उसको और मंचन भी कर सके इसके ऊपर। जी, जी, क्योंकि आजकल मंचन भी चलता है कि तो बच्चे इसको मंचन के रूप में भी भारत माता की जय बोलने से भी उसके अंदर अलग सा साहस पैदा होता है, तो इसलिए मैंने ये कविता इसमें डाली हुई है। दर्शकों, किसी ने लिखा है कि अंधेरा है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधेरा है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है, जहाँ साहित्य नहीं है। तो बलराज जी, आप साहित्य का क्या महत्व देखते हैं युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को सोचने के बारे में, देश को समझने के बारे में? तो आपको साहित्य का क्या महत्व नजर आता है? देखिए, साहित्य वो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो समाज हित की बात करता हो, जी, जो स्वयं हित की बात करे वो साहित्य नहीं, जो सर्वहित की बात करे वो साहित्य है, जी, जो समाज हित की बात करे वो साहित्य है। अभी इस साहित्य के रूप में यदि मैं बात करूं कि जो भी रचनाएं हों हाँ जी, वो दूसरे के मर्म तक पहुंचे, हृदय तक पहुंचे। जी, यदि रचना हृदय तक नहीं पहुंच रही तो फिर वो साहित्य की श्रेणी में मैं उसे स्वीकार नहीं करता। एक पंक्ति आपको जी, सुना जी, रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें साहित्य की वो चीज़ जरूरी है जो मैं एक तरन्नुम में सुनाऊंगा, इसको जी, गीत में हाँ जी, सुनाऊंगा। हाँ जी। जीवन पथ बढ़ते चल, ना चिंतित हो प्रतिपल, जीवन पथ बढ़ते चल, ना चिंतित हो प्रतिफल, फूलों समय किता प्राण, विषाद मुक्त हर पल, फूलों समय किता प्राण, विषाद मुक्त हर पल, कलियों से अधर खिले, मन रहे जो शीतल जल, मन हो जो शीतल जल, जीवन पथ बढ़ते चल। अब जो ये मैंने पंक्ति बोली है, इन पंक्तियों का महत्व है, जी, क्योंकि ये समाज को कुछ दे रही है, जी, हर व्यक्ति को दे रही है कि भाई जीवन है ये बढ़ते रहने का जी। काम है, ना ये रुक सका है, ना ये सोचने से रुका है, ना ये दुख मनाने से रुका है, ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार समाज हित की जो बातें हैं वो साहित्य में बहुत सारी छिपी हुई है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। किसी ने लिखा है, कुछ ना दिखता था, कुछ ना दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, कुछ ना दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। जी जी डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी हाँ जी हाँ, आज की युवा पीढ़ी एआई के ऊपर डिपेंड हो गई है, निर्भर हो गई है। बिल्कुल। जब हम उन्हें कुछ लिखने को कहते हैं, कुछ बताने के लिए कहते हैं, तो वो एआई का सहारा लेते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसे में आप एआई को किस नज़र से देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि एआई हमारा भला करने के लिए आई है या हमारी युवा पीढ़ी को उन्होंने पंगु बना दिया है कि युवा आज कुछ सोचता ही नहीं है और यदि उसे कुछ लिखना पड़े, कुछ कहना पड़े तो वो एआई का सहारा लेता है? तो आपके क्या विचार हैं? देखो, विचार तो ये है कि प्रकृति का एक नियम है परिवर्तन, जी, और परिवर्तन होता रहेगा, जी, वो किसी के रुके नहीं रुकता। जी, लेकिन एआई के माध्यम से बच्चे ने जो सीखना है हाँ जी, वो टेक्नोलॉजी तो सीख जाएगा, परंतु उसकी जो भावना है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, संवेदनाएं, भावनाएं, जो ठीक है। संवेदना है वो उसके भीतर नहीं रहेगी, जी, क्योंकि एआई के माध्यम से हमेशा टेक्नोलॉजी पे यदि व्यक्ति बढ़ता है हाँ जी, तो उसकी भावना मरती है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, बल्कि मैं वो बोल हाँ रहा जी, हूँ सुनाइए। आपके कि क्योंकि आदमी की बुद्धि इतनी तेज गति से काम कर रही है वर्तमान में कि हर चीज़ खत्म हो रही है, वो उसको मानता ही नहीं कुछ भी कि आज जी। कुछ भावनाएं भी हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाते हैं, हमारी संस्कृति है, इसको आदमी स्वीकार ही नहीं करता, अब छोड़ रहा है। ये सब एआई का कारण है, क्योंकि भावना नहीं है, नहीं उसमें टेक्नोलॉजी तो है, जी, जी, परिवर्तन भी है, अब परिवर्तन होगा भी, बच्चे उसको लेंगे भी, लेकिन भावना को, संवेदनाओं को वो भूलते जा रहे जी। हैं। तो इसके ऊपर मैंने लिखा है कि आदमी की सोच का विकास इतना हो गया
आदमी की सोच का विकास इतना हो गया जी। आदमी की सोच का विकास इतना हो गया और रिश्तों में तनाव गहरा, जीवन मूल्य खो गया। ये एआई के ऊपर ही है हाँ, स्पेशल। बात मूल्यों की है, जीवन मूल्यों जीवन की। मूल्य खो गया जी। अगे मिलकर रहते थे कभी हम छोटे से मकान में, जी, कि 10-10 व्यक्ति होते तो एक छोटे से घर में भी रह लेते थे। मिल के रहते थे कभी हम छोटे से मकान में, और मैं पर इतना जोर अब हम तो अकेला हो गया। यानी मैं हाँ, बस हमसे मैं हो गया। हाँ, मैं पर इतना जोर हम अब तो अकेला हो गया। और घर में थोड़ी चीज भी बट जाती थी करीने से। जो थोड़ी सी चीज आती थी घर में, थोड़ी चीज, हाँ जी, इतना अपनापन था। घर में थोड़ी चीज भी बट जाती थी करीने से, और संशय का एक बीज घट में बेईमानी बो गया। इतना संशय हो चुका है आपस में। ये सारा वही टेक्नोलॉजी का काम है। माँ की ममता से बना अमृत पिया संतान ने। एक ही माँ की छाती से दूध पीते हैं जी जी। फिर भी आज कहाँ पहुंच रहा है समाज कि माँ की ममता से बना अमृत पिया संतान ने फिर बड़े होकर भला क्या विषकारी हो गया। और इसकी अंतिम पंक्ति है, प्रेम की कुटिया की लगता नींव जर्जर हो गई। जी। नहीं तो इतना प्रेम हुआ करता था कि प्रेम की कुटिया की लगता नींव जर्जर हो चुकी, अब स्नेही सोच का मुकाम लगता खो गया। तो ये सारा अब यूँ कहे कि जहाँ भावनाएं नहीं है, जहाँ संवेदनाएं नहीं है, वहाँ तो टेक्नोलॉजी आगे ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन एआई के युग में संवेदना नाम की चीज़ मिट रही है। तो यहाँ इसलिए हमारे साहित्य को पढ़ने की आज बहुत ज़रूरत है बच्चों को, किताबें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है बच्चों को, ताकि वो अपनी उस संस्कृति में जो कहता हूँ उसे जीवित रख सके, अपने मूल्यों को बचा के रख सके। बात आपकी ठीक है कि साहित्य को पढ़ना जरूरी है, लेकिन आज का युवा पढ़ना ही नहीं चाहता है। वो साहित्य भी, आप कहानियाँ, कथाएँ, कविताएँ पढ़ता नहीं है। यहाँ तक कि वो फिल्में देखना भी पसंद नहीं करता है, वो रील और शॉर्ट्स देखना पसंद करता है। कहीं ना कहीं उसका जो धैर्य है, पेशेंस है, वो खत्म हो गया। जो कंक्लूजन उसको 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद मिलता था, वो चाहता है कि मुझे तुरंत मिले, 10 सेकंड 20 सेकंड में। बस। तो ऐसे में युवाओं को दोबारा से पटड़ी पर कैसे लाया जाए, उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो साहित्य की ओर बढ़े, साहित्य को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ वो साहित्य का सृजन भी करें? मैं कहना चाहता हूँ कि जो घर में माता पिता हैं जी, यदि वो शोम किताब लेके बच्चे के सामने बैठते हैं बचपन से ही, जी, क्योंकि बड़े होने के बाद नहीं होता ये कार्य, बचपन से ही यदि माता पिता, बच्चा बचपन से देख रहा है कि माता पिता भी मोबाइल चला रहे हैं, तो बच्चा भी चलाएगा, उसे को उठाएगा। ये तो प्रैक्टिकल रूप है कि यदि किताब हमारे घर में होगी, हमारे 10, 20, 30, 50 किताबों की छोटी सी लाइब्रेरी होगी, माता पिता में से कोई भी बच्चे के सामने बैठ के पढ़ता होगा, तो बच्चे में भी वो रुचि पैदा होगी। ये आपकी बात ठीक है। बचपन में मुझे भी याद है कि हम लोग चंदा मामा, एक नंदन पत्रिका आती थी, इसी प्रकार से पंचतंत्र की कहानियाँ, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है। लेकिन आजकल बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो गए हैं, उन्हें मोबाइल चाहिए। तो ऐसे में आपके क्या विचार हैं? वो क्या है, वो कार्टून देख के पसंद करते हैं, लेकिन कॉमिक्स भी एक साहित्य है। यदि हम, जैसे मैंने कॉमिक्स लिखी है, तो उसमें कॉमिक्स का उद्देश्य भी यही था, गोपू बना निपुण। हाँ जी, गोपू बना निपुण। उसका उद्देश्य भी यही था कि बच्चे एक बार पढ़ना तो सीखे, किताब को उठाएं। वो नर्सरी क्लास के लिए भी है, यूँ मान लीजिए कि बच्चे एक, उसको लोगोग्राफ पठन कहते हैं, कि सिर्फ चित्र के माध्यम से बच्चा पढ़े, उसे किताब पकड़ना आ जाए बस, कि भाई ये सीधी किताब पकड़ी है, या उससे भी उसका बहुत भला होता है। तो किताबों में रुचि पैदा करने के लिए हम बड़ों को, शिक्षकों को, माता पिता को आगे आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा, यानी हम उसको यूँ तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नकार सकते, लेकिन हमने उसको किताबों में रुचि पैदा करने के लिए कुछ अच्छा साहित्य भी पेश करना होगा, जिससे, जैसे एक मछली जल की रानी है, कितना पॉपुलर कविता है, और छोटे बच्चे को पता है, जोनी जोनी यस पापा सबको पता है, हर छोटे बच्चे को पता है, क्योंकि फेमस हुई है वो चीज़। तो जब साहित्य में भी ये चीज़ बच्चों के सामने हम परोसेंगे, तो बच्चा उसे रुचि लेके पढ़ेगा। तो आज इसकी भी ज़रूरत है हमें कि हम ऐसी छोटी छोटी रचनाएं शुरू से ही बच्चों को परोसते, ऐसी किताबें शुरू से ही बच्चे को दे दे, ताकि वो बच्चा उस किताब के ऊपर जाए। अब बड़ों की बात यदि मैं करूं, तो बड़े भी किताबों से पीछे हो चुके हैं जी। अब बड़ों को भी यदि मैं यूँ कहूँ
कि भाई आप भी जो है वो प्रेम की बातें उन्हें सुनाइए, जी अब रहस्यात्मक बातें उन्हें सुनाइए, जब प्रेम भी हो ईश्वरीय शक्ति भी हो, जी 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 दोनों चीज नजर आए, ताकि बच्चा उसमें उलझे और वो सोचे ये किसके लिए है। बड़े के लिए बात कर रहा हूं मैं, किशोर की बात कर लीजिए, या नागरिक की बात कर लीजिए, जी ठीक है, उनके लिए भी। जैसे मैं एक पंक्ति पेश करता हूँ, जी, उसमें हाँ जी। मतलब एक प्रेम की बातें हैं, लेकिन प्रेम की भी नहीं है, वो रहस्यवादी बातें हैं, समझ जाएगा बच्चा उसको, लेकिन बच्चा वो समझेगा जो जवान होगा या जो किशोर होगा। जी जी जैसे मैंने बोला, मौन निमंत्रण लाया हूं मैं, मौन निमंत्रण लाया हूं मैं, प्रेम दीप लेकर जीवन में। बच्चे इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। प्रेम दीप लेकर जीवन में, ढूंढ रहा हूं तुम्हें अभी। रहस्यवाद है यहाँ। जी जी प्रेम दीप लेकर जीवन में, ढूंढ रहा हूं तुम्हें अभी, और पागल हूं बन गया दीवाना, कहने लगे हैं लोग सभी। वाह। अब क्योंकि ये इन पंक्तियों में ही वो टीवी फिल्मों का माध्यम देख लेंगे, ठीक जी। कहने लगे हैं लोग सभी, जग को जख्म दिखाऊं कैसे, तुम्हें दिखाने आया हूं। तुम्हें दिखाने आया हूँ। जग को जख्म दिखाऊं कैसे, तुम्हें दिखाने आया हूं, और मौन निमंत्रण लाया हूं मैं, मौन निमंत्रण लाया हूं। इसमें एक पंक्ति और है, जो आंखें हैं, आंखें वो शाम बोलती है, जी कहने की जरूरत नहीं, वो सारे संकेत समझती हैं, हम सब समझते हैं आंखों के सारे संकेत। तो आंखों के ऊपर है कि आंखें अक्सर कह जाती हैं जी अपने दिल की बातें भी, उसे आंखें समझाने की अक्सर कह जाती हैं। हाँ, आंखें अक्सर कह जाती है अपने दिल की बातें भी, और दिल भी तो फिर दे जाता है भावों की सौगातें भी। दिल भी भाव अपने आप पैदा कर देता है, दिल भी तो फिर दे जाता है भावों की सौगातें भी, और भावों का गुलदस्ता लेकर तुम्हें रिझाने आया हूँ, मौन निमंत्रण लाया हूँ मैं, मौन निमंत्रण लाया हूँ। यदि हम किशोर के सामने या बड़े नागरिक के सामने इस प्रकार भाव से कविता पढ़ेंगे, तो शायद उनमें रुचि पैदा होगी। तो भावों का बहुत बड़ा खेल है, यो संवेदनाओं का खेल है। शायद ने लिखा भी है कि हो सकता है कल कलम और जुबां पर हों बंदिशें, आंखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जिम्मेवारी भी हमें लेनी होगी कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, बच्चों को वो संस्कार दें, उन पढ़ने की, लिखने की आदत का विकास हो, ये प्रयास हमें करने होंगे। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना होगा। हाँ, नहीं तो आज एक और मतलब बातें हो रही हैं जी कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, माना टेक्नोलॉजी खूब बड़ी हुई है, जी जी परंतु भावना जो खत्म हुई है, उसमें बड़े की बात मानना ही बच्चा बंद कर चुका है, धीरे धीरे बिल्कुल पीछे हट गया है। जी तो मैंने इसके ऊपर भी कुछ पंक्ति लिखी थी कि आदमी की बात अब कहाँ मानता है आदमी, आदमी की बात कहाँ अब आदमी की बात अब कहाँ मानता है आदमी। आदमी, यानी नहीं मान रहे कोई भी। जी जी हम छोटों को समझाने का प्रयास करते हैं, अपने अनुभव देने का प्रयास करते हैं, नहीं ले रहे। आदमी की बात अब कहाँ मानता है आदमी, और मात्र अपने सुख को ही सुख जानता है आदमी। जी जी वो समाज हित की तो बात ही नहीं कर रहा नहीं, हाँ जी हाँ जी। मात्र अपने सुख को ही सुख जानता है आदमी, और कोई रोके क्यों भला मनमाने काम से उसे। वो मनमाना कर रहा है सब, कोई रोके क्यों भला मनमाने काम से उसे, और आदर भाव फिर कहाँ पहचानता है आदमी। जब ये सारी बातें होंगी तो आदर कहाँ से आएगा। तो आज के युग में यही साहित्य का जो है गिरावट होने लग रही। एक साहित्यकार समाज को जागृत करने में किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है? साहित्यकार समाज के हित की बात लिखे, समाज के बदलाव की बात लिखे, जो समाज में आज इतना भावनाएं जो गिर रही हैं या मूल्य जो खत्म हो रहे हैं, उनको जिंदा रखने की बात लिखे। जी जैसे भावनाएं क्या है, आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि एक छोटी सी मुखचंद की कविता है, उसमें लिखा है मैंने कि प्रातः रवि की रोशनी को देख, प्रातः रवि की रोशनी को देख, आदमी प्रसन्नता से खिल उठता है। जी प्रातः रवि की रोशनी को देख, आदमी प्रसन्नता से खिल उठता है, और पंछी रोमांच से चहचा उठता है। पंछी रोमांच से चहचा उठता है, और दोनों ही दानों की खातिर उड़ान भरते हैं। दोनों ही दानों की खातिर उड़ान भरते हैं, और दिन ढले वापस डग धरते हैं। पंछी कितना संतुष्ट। बिल्कुल। दर्शकों, हमने बातचीत की स्नेही जी से, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम अपनी युवा पीढ़ी को, युवाओं को साहित्य के प्रति उनकी रुचि का विकास कर सकते हैं।
एक शायर ने लिखा है कि चाहते हो किसी को तो कहना तो होगा, चाहते हो किसी को तो कहना तो होगा, इकरार मिले या इनकार अंजाम सहना तो होगा। ये समुद्र आग का है फिर भी, ये समुद्र आग का है फिर भी, नाव भले ही मोम की हो बहना तो होगा, बहना तो होगा। ये जिम्मेवारी हम लोगों की है, हमारी पीढ़ी की है कि हम युवा पीढ़ी को साहित्य के प्रति सजग करें। साहित्य का उनके जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार से वो दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर साहित्य का सृजन कर सकते हैं, ये जिम्मेवारी हमें अपने कंधों पर लेनी होगी। तभी हम देश का, राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, भला कर सकते हैं और अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।